ठीक। और इसका क्या बताया था? ज्वार की रोटी और भाटे का साग, ज्वार भाटा। ठीक है, ये हमने ऐसे किया था, है ना, पढ़ा नहीं था। मस्ती की पाठशाला एक नाटक किया था हमने 15 अगस्त पर स्कूल में। तब ये टॉपिक आए थे हमारे सामने ना। मस्ती के लिए तो कुछ भी परिभाषा बना देंगे। और भी था, एक चौपाई आती ना, उसको भी गाया था, है ना। उसको अलग तरीके से गाया था, पर है ना, होती अलग, गाया अलग था, है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत बताओ, जानते हो तो। हम्म, देखो आपका जो ओशियन वाटर है, समुद्री जल, ये क्या है आपका? स्थिर नहीं है, नहीं है ना, चलता है। अब इसमें कैसे चलता है? ये हमेशा पानी राइज एंड फॉल्स में होता रहता है ना। ठीक है, पानी ऊपर उठता है और नीचे बैठता है, यानी स्टेशनरी नहीं है। तो ज्वार भाटे में क्या होगा? ये जो आपका राइज और फॉल्स होता है, दिस, एक मिनट। अच्छा, अगर इसका मूवमेंट पूछूं तो क्या होगा? ये जो आपका राइज एंड फॉल होता है कैसा होगा? वर्टिकल। आपके जो राइज और फॉल होते हैं, ये दिन में कितने बार हो सकते हैं? या तो एक बार, या क्या, या तो दिन में एक बार, या उससे अधिक। मैक्सिमम 4 बार हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखवा दूंगा अभी। क्लियर? तो क्या होगा ज्वार भाटा, देखो साइड्स क्या होंगे समझो। आपका जो सी वाटर है, समुद्री जल है, ये क्या करता है आपका? ऊपर उठता है, पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे बैठना। ठीक, राइज करेगा और फॉल्स होगा, यानी पानी ऊपर उठेगा और नीचे बैठेगा। तो इसमें ये काम करने वाले इसके फैक्टर कौन से हैं? इनकी वजह से ये ऊपर उठता है और नीचे बैठता है। इसमें दो फैक्टर काम करते हैं आपके, द सन एंड द मून। इन दोनों का क्या लगता है? कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इनकी वजह से इनमें क्या होता है आपका? ये होता है, पानी ऊपर उठता है और नीचे बैठता है। तो क्या होगा, सी वाटर में मूवमेंट कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर होगा। गति कैसी होगी इसमें? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। ठीक, ओशियन करेंट्स में मूवमेंट कैसे होता है? ओशियन की बात करें तो कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल है ना, क्षैतिज चलती हैं वो। इनमें मूवमेंट कैसे होता है आपका? हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होगा ज्वार भाटा? क्या होगा ज्वार भाटा? जब समुद्र की लहरें आती है और जाती है, यानी समुद्र का पानी आपका ऊपर उठता है और नीचे बैठता है, इसके कारण सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जब समुद्री जल ऊपर उठे और नीचे बैठे, तो उसे क्या कहते हैं हम? ज्वार भाटा कहते हैं। क्लियर? डन? कोनो दिक्कत नहीं?
आगे बढ़े, लिखना है? ठीक है, लिखो भाई। पीपीटी से करवा दूंगा, डोंट वरी। पहले मैं मेरा लगा लूँ, पीपीटी का लगा लेंगे। ठीक है, इसका ओरिजिन कैसे होगा? उत्पत्ति। बताओ, अभी बताया था। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन किस किस का? द सन, द मून एंड द अर्थ। इन तीनों में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणों के बीच परस्पर क्रिया से होता है। इसका उत्पत्ति होता है टाइड्स का। ठीक, कैसे भाई? पानी क्या करेगा? ऊपर उठेगा और नीचे बैठ जाएगा। क्लियर? डन। अब इसमें कुछ टर्म्स आती है ना। इसके रीजन क्या है? कारण और लिख लो, है ना। कारण, वही एक ही कारण आएगा बार बार, ग्रेविटेशनल फोर्स। फुल ऑफ किस किस का लगेगा? दोनों का। वो पृथ्वी पर लगता है इसलिए वहां लिखा था। यहाँ पर क्या क्या होगा? जो आपका सूरज और चंद्रमा है, इन दोनों का फोर्स लगता है। ये अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। किसको? पानी को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और एक और फोर्स है इसमें, एक और कारण है। दो बल होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय और, तो यहाँ कौन सा लगेगा? अभिकेंद्रीय लगेगा। सेंट्रीपिटल बैलेंस करने के लिए कैसे लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। अच्छा, गलत बता रहे हो ना? यहाँ लिखेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये लगता है अपोजिट टू ग्रेविटेशनल। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत दिशा में लगेगा, तब जाके बैलेंस होगा। भैया देखो, ये आपकी अर्थ है, इधर सन है, यहाँ मून है, दोनों का क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या आएगा? एक उभार सा बनेगा ऐसा। ठीक, तो ये तो इधर खींच रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इसका इधर क्या लगेगा? ये वाला फोर्स लगेगा, अपकेंद्रीय बल। अभी केंद्रीय तो अंदर की तरफ लगता है, अंदर थोड़ा ना लगेगा। ये जब इसको इधर खींच रहे हैं तो पीछे बैलेंस बनाने के लिए एक फोर्स लगता है, वो होता है आपका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये लगता है बाहर की तरफ, क्योंकि इधर तो ये खींच रहे हैं, तो उसको भी तो कोई बैलेंस करेगा पीछे, तो वहां लगता है आपका कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, आया समझ? अब इसमें आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, उनको लिख लेना आप, है ना, बार बार आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? ठीक। अच्छा, आप लोग गए हो जहाँ आपने टाइड देखा हो? जैसा आप जाते हैं बीच पर, जाते हो ना समुद्र किनारे, वहाँ लहरें आती तो रहती है। वो क्यों आती है? वो टाइड से नहीं आती है, वो हवा से आती रहती है। टाइड से आएगी तो आप वहाँ रहोगे नहीं। आपको जो वहाँ का कोस्ट गार्ड होते हैं ना, वो पहले ही बोल देंगे भैया टाइड आने वाला है, बाहर आ जाओ, हो गई मौज मस्ती तुम्हारी, बहुत है ना, क्योंकि वो पता नहीं कितना तेज आ जाए।
हाई टाइड आएगा तो सबको बहा के ले जाएगा। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो लिख लो आप, है ना। महत्वपूर्ण टर्म को क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी मानो। ठीक, पहला मिलेगा आपको टाइडल करंट। टाइडल करंट है ना। ज्वारीय तरंगे। क्या होंगी ज्वारीय तरंगे? जब आपका क्या हो, राइज एंड फॉल्स ऑफ सी वाटर। जब आपका समुद्री जल ऊपर और नीचे बैठता है तो जो तरंगे बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? टाइडल करंट्स बोलते हैं। क्लियर? कैसी होती हैं ये? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर होती है ना। जब समुद्री जल आपका ऊपर उठता है और नीचे बैठता है तो उसको हम ज्वारीय तरंगे बोलते हैं। कैसे चलती है? ऊर्ध्वाधर। दूसरा मिलेगा इसमें आपको फ्लड करंट। फ्लड करंट, या इसी को बोलते हैं हम फ्लड टाइड। कब आएगा ये? जब बाढ़ आएगी ना। जब बाढ़ आएगी तब आएगा भी, डोंट वरी। पूर्णिमा आएगी, अमावस्या आएगी, नागमणि आएगी, नागिन आएगी, सब आएंगे। अमावस्या वाली काली रात में मणि निकालते हैं, नागिन आती है, वो सब आएगा, है ना। ठीक है, फ्लड करंट। बताओ, आइडिया लगाओ, आप लोग बता सकते हो क्या होगा। राइज ऑफ सी वाटर। बस, जब आपका समुद्री जल में उभार आए तो उसको बोलेंगे हम फ्लड करंट या फ्लड राइज। का अपोजिट क्या होगा? उभार नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम एब करंट या एब टाइड। चलिए साहब बताओ क्या होगा? फॉल्स ऑफ सी वाटर। सी वाटर, जब समुद्री जल स्तर कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एब। एब को लिख लेना हिंदी में। अच्छा, इसको लिखना हिंदी में ज्वार। एब का होता है भाटा। ठीक है, ज्वार तरंग या ज्वार। ठीक, और एब का मतलब भाटा। एब जानते हो? एब, बहुत एब है इसमें, बहुत एब करता है ना, बदमाशी देता है मतलब, है ना। भाटा से याद रख सकते हैं ना, भाटा मार मार के एब कर रहा है। भाटा जानते हो? व्हाट इज भाटा? बैंक का घाटा? नहीं, वो भटा होता है यार। भाटा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा बताओ भाटा क्या है? व्यंजन खाने से? ना जी ना। हमारे यहाँ भाटा कुछ और ही है। हाँ, नहीं पता। हमारे यहाँ किसी को पता है? वो ईंट का भट्टा होता है। भट्टा, भट्टा अलग होता है, बैंगन वाला एक भट्टा होता है। हमारे यहाँ उसको भट्टा बोलते हैं। आपके यहाँ एक ट हटा देते हैं तो भट्टा हो गया, हमारे यहाँ लगा देते हैं तो भट्टा हो गया। और भाटा अलग होता है, भाटा होता है हमारे यहाँ पत्थर को बोलते हैं। एक भाटे की फेंक के मारूंगा। ठीक है, हमारे यहाँ पत्थर को भाटा बोलते हैं। क्या होगा भाटा? जब समुद्री जल स्तर नीचे बैठ जाए
तो उसको एब करंट या एब टाइड बोलेंगे। अगला मिलेगा आपको स्लैक टाइड। इसे कौन बताएगा? ये धीमा या कमजोर ऐसा कुछ होता है ना, इसका शब्द या तो धीमा मिलेगा आपको या थोड़ा लचीला, ऐसा कुछ शब्द है ना, आप धीमा लिख लो। हाँ, स्पीड कम होगी इसमें। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ट्रांजिशन बिटवीन इनकमिंग हाई टाइड एंड आउटगोइंग लो टाइड। जब आपका क्या हो, ज्वार आए और भाटा जाए, उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसको क्या कहते हैं हम? स्लैक टाइड। यानी इधर से क्या आ रहा है, आपका ज्वार आ रहा है, इधर से ये वापस जा रहा है, तो ये बीच में जो इनका स्पीड कम होगी ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? स्लैक टाइड, धीमा ज्वार। क्लियर? समझ में आ जाएगा ना? अब एक तरफ से ज्वार आ रहा है, दूसरी तरफ से भाटा जा रहा है, उसको भी ज्वार बोलेंगे, जा रहा है लहरों में ना, तो दोनों जब मिलेंगे यहाँ पर तो इनकी स्पीड में क्या होगा, अंतर आ जाएगा, यानी कम हो जाएगा। भैया एक इधर व्यक्ति दौड़ के आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, टकराएंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति तो गिरेंगे ना, वो भी क्या होंगे, उछल कूद मचाएंगे वहां पर, है ना। लेकिन टकराती है ना, फिर ऊपर पानी उठता है, देखा होगा आपने। वो इसी वजह से होता है, एक तो आता रहता है, एक जाता रहता है, तो बड़ी बड़ी लहरें उठती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्लैक टाइड। नोट्स कैसे बनाते हैं? देखो मैं ऐसे बना के लाया हूँ, इन दो पट्टियों में हो गया पूरा। ये हो गया 7 में पूरा हो गया। सही बोला। इतना से काम चल जाता है और क्या। आप जो कल लाए थे ना, वो काट लिए मैंने, और जो बचा ना उसको यूज कर लिया। क्यों कागज बर्बाद करे, वैसे ही वनों की बहुत कटाई हो रही है। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं ना। अभी आएंगे आपके वो जो भी अमावस्या पूर्णिमा। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। पहला मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ, ज्यादा ही छोटा लिख दिए क्या? आपको तो दिख रहा है, और को ना दिखे फिर। हाइट। ठीक है, इसमें आपका मिलेगा रीजन द सन एंड द मून। इनके द्वारा इनकी हाइट में क्या होता है, अंतर आता है ना, तो इसके आधार पर देखेंगे। इसके आधार पर दो प्रकार के मिलेंगे, टू टाइप्स ऑफ टाइड्स। कौन कौन से मिलेंगे? नाम लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ, है ना। पहला मिलेगा स्प्रिंग टाइड। हिंदी में बोलते हैं इसको दीर्घ ज्वार। दूसरा मिलेगा नीप टाइड। हिंदी में बोलते हैं इसको निम्न ज्वार, निम्न या लघु। क्लियर? दो प्रकार के ज्वार मिलेंगे। अब पहला स्प्रिंग टाइड समझो, है ना। स्प्रिंग यानी क्या होता है? बसंत। बहुत सारे स्प्रिंग होते हैं ना, ये दोनों ही नहीं।
ये ज्वार वाला है। स्प्रिंग में क्या होगा देखो, स्प्रिंग टाइड, इसमें जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है किस किस का, हाँ अर्थ नहीं, सन और मून का, दोनों का क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बोथ द सन एंड द मून, दोनों का क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो इससे क्या होता है आपका दीर्घ ज्वार बनता है। दो लग रहे हैं ना, देखो लगाते हैं अभी। समझो, इधर है आपका सूर्य महाराज, ठीक, ये है आपके सूरज जी। अगले मिलेंगे आपको कौन, मामा जी, आ रहे हैं भैया, मामा जी भी आ रहे हैं ना। ये मामा जी हो गए, और फिर कौन मिलेगी, हमारी माता जी, ये पिताजी है ना, ये माता जी हो गई आपकी, ठीक है। मामा जी हो गए, पिताजी हो गए और माता जी हो गई। बेटा बेटी नहीं है ना, ठीक। अब क्या होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा है ना। ये सूरज है, अब इनमें से आप बताओ फोर्स किसका ज्यादा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज्यादा लगेगा, सूरज का। उनका लगेगा, क्या बात कर रहे हैं? पास है, चलो फिर 1 मिनट रुको, है ना, पास है, मैं और कुछ कर रहा हूँ, है ना, फिर बताना। मून साहब, मामा जी इधर आ जाओ, है ना, नहीं आएंगे मामा जी, नाराज है। ये आ गए, कहाँ जाएंगे मेरे से बच के, नहीं जाने दूंगा, है ना, ठीक है। ये मामा जी हो गए ना। हाँ अब बताओ किसका लगेगा, अब मून का ज्यादा होगा या सन का, जो बता रहे थे ना अभी कि मून का ज्यादा होगा, अब बताओ। हाँ आठों ग्रहों को समेट कर रखता है। देखिए भैया, ये सब जगह बात लागू होती है रिश्तों में, सब जगह जो जितना पास होगा उसका कनेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ मामा जी पास है बहन के, उनका रिश्ता ज्यादा गहरा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा का ज्यादा लगता है। अब इधर भी तो पास में ही है, वो तो घूम के तो पास में ही है ना, दूर थोड़ी ना है। मैंने इधर बना जिसका मतलब तो ना कि दूर हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा का ही सबसे ज्यादा लगता है पृथ्वी पर, क्योंकि वो तो इसकी दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा की, और इसकी लगभग 15 करोड़ मान लेते हैं लगभग। अब पास में कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका लगेगा ज्यादा, जो पास में है, जो अपने पास है वो कनेक्शन बनाए रखेगा, जो दूर है वो हटा देगा, ठीक। इस वजह से किसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, मून का। अब दोनों एक ही लाइन में आ गए, तीनों, अर्थ, चंद्रमा और सूरज स्ट्रेट लाइन में है ना, तो इसमें एक लाइन और लिख लेना, है ना, द सन, द मून एंड द अर्थ, ये क्या होते हैं आपके, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तब कौन सी स्थिति बनती है आपकी, स्प्रिंग टाइड वाली। इसको क्या बोलते हैं जब तीनों एक सीधी रेखा में हो, एक वर्ड आता है तिजगी, है ना, तिजगी बोलते हैं जब सूरज चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या हो, एक ही लाइन में। और ये ऐसा कब होता है, दो होता है, इसको बोलते हैं हम फुल मून,
इसको बोलते हैं पूर्णिमा, इसे बोलते हैं न्यू मून, अमावस्या। आपके यहाँ क्या बोलते हैं अमावस्या को? अमावस्या ही बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। घर वाली लैंग्वेज पूछ रहा हूँ, अमावस्या ही बोलते हैं। बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हो यार आप लोग। हमारे यहाँ पता है इसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा ही बोलते हैं। सचिन, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? सिंगरौली। पंडित जी का लड़का कैसी बात कर रहे हो? हाँ, नहीं पूर्णिमा को कुछ लोकल नाम नहीं है क्या, या पूर्णिमा ही बोलते हैं? पुणे? वो तो मुंबई के पास होगा उधर। महाराष्ट्र में है पुणे। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं पुन्यू, पुन्यू है ना। और अमावस्या को बोलते हैं मावस। पूर्णिमा को पुन्यू है ना, अमावस्या को म्यावस या मावस बोलते हैं। आज मावस की रात है, नागिन आएगी। मणि लाएगी, हम चोरी करेंगे और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसा कब कहाँ आता था? नाटक में आता था, है ना, टीवी पर। फिर हम ढूंढते थे कब अमावस्या की काली रात कब आएगी। लेकिन रात तो आती थी, लेकिन नागिन नहीं आती थी। क्लियर हुआ? तो ये सिजगी वाली स्थिति दो बार बनती है, एक तो फुल मून को, दूसरा न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस्या को। अब इस समय भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में, तो ये तो हो जाएगा आपका सन का। ठीक, सन भी क्या करेगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ठीक, और मून भी लगाएगा। और लगेगा किसका ज्यादा? मामा जी का, मामा जी का ज्यादा लगेगा। ठीक है, और किस तरफ? दोनों तरफ लगेगा। ये तो पूर्णिमा वाली हो गई और ये अमावस्या वाली, तो अभी अमावस्या वाली को छोड़ देते हैं ना, एक ही कर लेते हैं। ठीक, अब देखो भैया क्या हो रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के पानी को उस तरफ खींच रहे, आकर्षित करे। तो इसका जो पानी है वो कैसे हो जाएगा? एक इसमें इस बल जैसा बन जाएगा, ऐसा उभार आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? उभार। यहाँ लिख लेना, आप क्या लिखोगे अभी बताऊंगा। एक तो ये और ये वाला, ये क्या है? दोनों आपके ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स ऑफ सन एंड मून, दोनों के लग रहे हैं ना। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं? ऐसा उभार बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अब ये तो बन गया इधर, अब इसको बैलेंस करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना पीछे, क्योंकि इधर तो आ गया। अब जो पीछे बल लगता है वो कौन सा लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है इनको बैलेंस करने के लिए। तो इसमें पीछे भी इसके जैसा ही क्या बनेगा? आपका उभार बनेगा। इधर तो आपका क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इधर कौन सा लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को उसके अपोजिट में लगेगा, तो दोनों तरफ क्या हो गया? आपके ज्वार आ जाते हैं, उभार बल बन जाता है। तो जिधर ज्यादा बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? हाई टाइड, हाई टाइड, या इसको हम हायर हाई टाइड बोलते हैं, उच्च दीर्घ ज्वार। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। वो कब बनता है? ये आपका स्प्रिंग टाइड में बनता है, उच्च दीर्घ ज्वार। ठीक, इधर भी कैसा मिलेगा आपको? हायर हाई टाइड, उच्च दीर्घ ज्वार, दोनों तरफ मिलेंगे, इधर भी और उसके जस्ट अपोजिट में भी। और यहाँ कौन से बन रहे हैं? ये है आपके लो टाइड, इन्हीं को बोलते हैं लोअर लो टाइड, निम्न लघु ज्वार। ठीक है, लोअर लो टाइड, निम्न लघु ज्वार, क्योंकि बहुत कम रहता है यहाँ पर, क्योंकि इधर इनकी शक्ति बहुत ज्यादा लग रही है। क्लियर?
पूछ। नहीं, वो डिपेंड नहीं करता पोल से। पृथ्वी तो घूम रही है ना, अपने अक्ष पे भी घूम रही है और रोटेशन भी कर रही है। वो पानी को बस खींचेगा, ऐसा नहीं कि पोल्स पर निम्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इधर भी तो ज्यादा लगेगा तो उधर भी तो खींचेगा ना वो। नहीं, सन इधर है, मून उधर है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, वो लग रहा है। वो अपना भी खींचेगा। नहीं, अगर कमजोर पड़ जाएगा इधर लगेगा फिर वो, क्योंकि इसका कम होता है। वो हमेशा ग्रेविटेशनल का अपोजिट में लगेगा, क्योंकि उधर ज्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए वो इधर आ जाएगा। इधर ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए हमेशा उसका अपोजिट में लगेगा, याद रखना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति दिन में 2 बार बहुत बनती है ना। और ये कब बनता है? स्प्रिंग टाइड, फुल मून में और न्यू मून में, जब तीनों तीनों एक सीधी रेखा में हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलें, पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो। बता रहा हूँ क्या लिखा है। ये इसको हिंदी में लिख लेना, उच्च दीर्घ ज्वार। दोनों तरफ एक जैसा ही बनेगा, यहाँ भी हायर हाई टाइड, यहाँ भी लोअर लो टाइड। इसको हिंदी में लिख लेना निम्न लघु ज्वार। ठीक हो गया आपका? दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइड, हाँ। अप केंद्रीय बल, अप केंद्रीय बल जो सेंटर से बाहर की तरफ। आपने यूज नहीं किया क्या? नहीं किया तो आज घर पे जाके कर लेना, ठीक है। भुट्टा खाया है? हम तो खाते थे और साथ में एक रस्सी भी रखते थे, खाकर बस बांध के इसे घुमाते थे, बढ़िया है ना। तो ऐसे घुमाओगे तो जो अंदर हाथ को खींचते हैं हम कि वो बाहर भाग ना जाए, तो अंदर की तरफ कौन सा लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल। और उसको अगर छोड़ दिया तो जिस तरफ छोड़ा उस तरफ ही जाएगा, है ना। तो हम एक दूसरे की लड़ाई होती थी ना, तब ऐसे ही फराते फराते आते थे और अचानक से गायब तो वो कौन सा हो गया? जो बाहर की तरफ लगता है वो अपकेंद्रीय, और अभी यानी अंदर केंद्र में लगता है। ठीक है। अरे बहुत से काम किए हो गए यार, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कुछ पढ़ाया ना हो। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? जो एक वो आता है, आपने सुना होगा मौत का कुआं, उसमें जो बाइक चलती है उसमें कौन सा फोर्स लगता है? वो अभिकेंद्रीय बल रहता है या अपकेंद्रीय रहता है? अंदर खींचे, अंदर खींचेगा तो वो नीचे नहीं गिर जाएंगे। वो दौड़ाते हैं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही काम करता है, इसलिए उसको दीवार पर बनाए रखता है। नहीं समझे? करना ट्राई, करना ट्राई, है ना। और भाई साहब वो इतने कलाकार होते हैं कि हाथ पैर सब छोड़ देते हैं। पैर से मतलब पैर बैठा लेते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, कार से बाहर आकर कार की छत पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो एक बैलेंस बन जाता है फिर उनका, फिर कहीं नहीं भागते वो। साइंस पर काम करते हैं, हमको बेवकूफ बनाते हैं ना। ऐसा आप भी कर सकते हो, आप अपना मौत, हम तो खूब बनाते थे, है ना। हम कंचे खेले हो, कंचे को एक बाल्टी में रखते थे और बाल्टी को जोर से घुमाते थे तो कंचे उसके अंदर घूमते थे दीवारों पर। करना आज ट्राई, है ना। हाँ, डिब्बे में जो भी हो, एक डिब्बा, डिब्बे में छोटा सा कंचा रख लेना, उसको वो ना ऐसे ऐसे चढ़ेगा, धीरे 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 बाहर भी आ जाता है, ऐसे 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 कर। ठीक है, तो वही है आपका, है ना। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट टाइप कौन सा है? नीप टाइड। निम्न ज्वार, या इसको लघु ज्वार बोलते हैं ना। क्या होगा? ये कब बनेगा? हाँ जी,
90 डिग्री। इसके जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून, ये क्या हो आपके डिफरेंट डिफरेंट लगे ना, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे दोनों, एक ही डायरेक्शन में अलग अलग दिशाओं में लगेंगे ना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और सन का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या होंगे, अलग अलग लगेंगे। कैसे लगेंगे देखो, वापस से वही बनाते हैं ना। ये आपकी अर्थ हो गई, इधर आपका सूर्य देव हो गया और चंद्रमा आ जाएगा, है ना। यहाँ चंद्रमा होगा और एक यहाँ चंद्रमा होगा, मून, सन, अर्थ। ऐसी स्थिति जब बनेगी तो इसमें क्या होगा, सूरज इस तरफ खींचेगा, इसका बल इस साइड लगेगा, ठीक। चंद्रमा का किधर लगेगा, ऊपर लगेगा ऐसे, जिस साइड में होगा उस साइड तो खींचेगा ना, ऐसे, ठीक है। ऐसे इनमें क्या लगेगा आपका, ग्रेविटेशनल। ये तो किसका हो गया आपका, सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ये किसका हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। वो उस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, उभार कैसा बनेगा और किस तरफ ज्यादा बनेगा बताओ, किसका ज्यादा होगा, चंद्रमा का, क्योंकि वो पास में है और ये दूर है, तो कनेक्शन किसका बेहतर रहता है, जो पास में रहता है, ठीक। तो इसका उभार ऐसा बन जाएगा, है ना। इधर थोड़ा कम बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हाई टाइड। स्प्रिंग में क्या हो रहा था, ये हायर हाई टाइड था, या केवल क्या होगा, हाई टाइड, यानी दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार बोलते हैं। वहां कैसा बन रहा था, हायर हाई, उच्च दीर्घ ज्वार। यहाँ भी कैसा बनेगा आपका, हाई टाइड बनेगा। ये कौन सा बनेगा, लो टाइड बनेगा। इधर यहाँ भी आपका लघु ज्वार बनेगा, है ना, लो टाइड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जब चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग दिशाओं में लगे। और ऐसा कब होता है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, ये आपका सप्तमी अष्टमी होता है ना, यहाँ भी आपकी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होती है ना। तो ये आपका फुल जब क्या होगा, जब तीनों एक लाइन में होते हैं उसके 7 से 8 दिन बाद होता है, फिर आपका न्यू मून आ जाएगा, फिर 7 से 8 दिन बाद ही होगा, फिर आपका फुल मून आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या सीख रहे हो आप, जीवन में क्या सीख रहे हो इससे, उतार चढ़ाव, इससे जीवन में ये सीखो, है ना। देखो जो पास में होगा उसके रिश्ते अच्छे होंगे, जो दूर होगा वो कितना ही क्लोजली हो फिर भी टूट ही जाएगा, है ना। और क्या हो रहा है, किसका ज्यादा बल लग रहा है, अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्स लग रहे हैं ना, ये इसको इधर खींच रहा है, वो इसको इधर खींच रहा है, तो कम उभार आ रहा है, मतलब रिजल्ट कम मिल रहा है। अधिक रिजल्ट कब मिलता है, जब दोनों एक साथ हो। तो ऐसा आपके जीवन में है ना, जैसे कुछ दोस्त होते हैं, वो बोल रहा है कि मेरा यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, मैं पढ़ लूँ पढ़ लूँ पढ़ लूँ। दोस्त बोल रहे हैं न्यू ईयर आ गया, पार्टी करते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं घूमने, ना होता है ना ऐसा, क्या पड़ेगा, वो इधर खींच रहे हैं, उधर कर रहा है कि मुझे ये करना है, वो उधर खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है,
विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। तो दोस्त कैसे बनाने हो, तो एक ही डायरेक्शन में हो। मना नहीं करनी, घूमने नहीं जाना है, जाना है घूमने, लेकिन आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, या ये टारगेट है हमारा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे तो मज़ा भी आएगा घूमने का। तो दोस्त भी कैसे रखने हैं, जो आपकी दिशा में काम कर रहे हो, ठीक है। तो सूरज और चंद्रमा दोनों को मिलना है ना, तब जाके आपका उच्च ज्वार आएगा, है ना। और ऐसे तो क्या होगा, कम आएगा, क्योंकि दोनों की शक्तियाँ बट गई। जब एक साथ आएगी तो ज़्यादा काम होगा, है ना। कब आएगा एक साथ, जब अच्छे दोस्त बनाओगे। हाँ, स्प्रिंग टाइड में आएगा, है ना। ये दो प्रकार क्लियर हुए। ये किसके आधार पर है, हाइट के आधार पर, या चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर। दो प्रकार हो गए, कौन कौन से, स्प्रिंग और नीप टाइड, लघु और दीर्घ। क्लियर। अब आ जाओ दूसरे क्लासिफिकेशन पर। सेकंड मिलेगा आपको इसमें बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पर। यानी कितनी बार आ रहा है, ठीक है। इसके आधार पर आपको पहला मिलेगा सेमी ड्यूरनल टाइड। इसको हिंदी में लिखना अर्ध दैनिक ज्वार। क्या होगा इसमें, तो डेली है, और आधे दैनिक यानी जो दिन में एक बार आया है ना, आधा बार आया है ना। इसमें मिलेगा आपको आवृत्ति, यानी कितनी बार फ्रिक्वेंट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है। इसमें मिलेंगे आपको 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स एवरी डे। प्रतिदिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अर्धदैनिक ज्वार, सेमी ड्यूरनल टाइड। और इनमें इनकी जो हाइट है, आने की इनकी ऊंचाई, वो क्या होती है, सेम होती है, बराबर रहेगी, बदलेगी नहीं, है ना। जैसा पहले आ रहा है वैसा ही बाद वाला भी उतनी हाइट वाला आएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका अर्धदैनिक ज्वार, प्रतिदिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं, जिनकी ऊंचाइयां समान होती है, उसे क्या कहते हैं हम, अर्धदैनिक ज्वार। दूसरा टाइप मिलेगा आपको इसमें ड्यूरनल, दैनिक। तो हिंदी में लिखना दैनिक ज्वार। ये क्या होगा, ये जब आधा था तो 2 थे, एक हो गया तो एक हो जाएगा। 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड एवरी डे या ईच डे। प्रत्येक दिन एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार आता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, दैनिक ज्वार। इसमें भी हाइट क्या रहेगी, सेम ही मिलेगी, है ना, समान रहेगी। जब दिन में एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार आता है, उनकी भी ऊंचाइयां समान रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, ड्यूरनल टाइड या दैनिक ज्वार। तीसरा मिलेगा आपको मिक्स्ड, मिक्स्ड टाइड। इसमें क्या होगा, इसमें मिलेंगे आपको 2
high tides and 2 low tides, but height आपकी क्या नहीं होगी, समान नहीं रहती है। अलग अलग हाइट के आते हैं तो बोलते हैं हम मिक्स्ड टाइड। जब दिन में दो ज्वार और दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार आते हैं तथा उनकी ऊंचाइयां समान नहीं होती या असमान होती है तो उसे मिश्रित ज्वार बोलते हैं। मिश्रित ज्वार। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? हाँ वही दोनों लगेंगे। रीजन तो वही आने का, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ वो पृथ्वी के घूर्णन पर, चंद्रमा के घूर्णन पर डिपेंड करता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, इसमें 2 का भाग दो 12, ठीक। लेकिन चंद्रमा भी स्थिर नहीं है, घूम रहा है ना, तो उसमें और इंक्रीज हो जाता है 52 मिनट का, तो इसमें भी 2 का भाग दो, तो हर 12 घंटे 26 मिनट बाद एक ज्वार और एक भाटा आता है, ठीक है। उसमें मत जाओ, वो नहीं पूछेंगे, आप तो इतना सा याद रखो बस। कभी आए तो बस ये याद रख लेना, 24 घंटे इधर, और चंद्रमा भी क्या रहता है, घूमता रहता है, तो उसमें 52 मिनट और ऐड हो जाते हैं, तो उसका भी आधा कर दिया, तो 12 घंटे और 26 मिनट में एक ज्वार और एक, मतलब आने का अंतराल इनके बीच का, ठीक। क्लियर हुए तीनों? टाइम ड्यूरनल क्या होगा, अर्धदैनिक, जब दो ज्वार और दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार आए और उनकी ऊंचाइयां समान हो। दैनिक में एक उच्च और एक निम्न और ऊंचाई समान हो। मिश्रित में दो हाई दो लो लेकिन ऊंचाइयां असमान हो। ये हो गए आपके साइड्स खत्म। अब इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिए ना, क्या होगा। हाँ फिशरीज, ठीक है। ज्वार भाटों का महत्व, पहला तो हो जाएगा आपका शिप नेविगेशन। जो आपका नौ संचालन है, नाव जब चलती है तो उसमें बताओ प्रभाव डालेगा नहीं डालेगा ये? देखो अगर आपकी नाव इधर आ रही है, ज्वार भी इधर ही आ रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन आप जा इधर रहे हो और इधर हाई टाइड आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जा नहीं पाओगे अच्छे से। क्या? नहीं उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रभाव यही पड़ेगा। अगर कोई शिप जा रहा है और उधर से ज्वार आ रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जाने वाली दिशा में ज्वार है आपका तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा फिश वाला हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो आपके मछुआरे हैं उनको फायदा होता है, ज्वार आता है तो उसके साथ बहुत सारी मछलियां आ जाती है और वो जैसे जाता है तट पर रह जाती है, या फिर वो जाल बिछाए रखते हैं तट पे कि ज्वार आएगा मछलियां आएगी हम पकड़ेंगे मार्केट में बेचेंगे अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो है ना, क्योंकि उनको पता रहता है कब ज्वार आएगा कब क्या होगा, उसके भी। और तीसरा जो आपका डिसिल्टेशन में भी काम करते हैं, या डिसिल्टिंग, जो गाद होती है उसको, जो आपके कोस्टल रीजन होते हैं, एक मिनट रुको मैं पीपीटी से बता देता हूँ, है ना। पॉइंट लिख लो आप, एक और पॉइंट आएगा इसमें, एक डिश, ये गाद यानी तटों की सफाई लिख लेना, है ना। चौथा टाइडल एनर्जी, गुड। ज्वारीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, है ना। ज्वारीय ऊर्जा, बस 4-5 बहुत है। और क्या होगा, नहीं काफी है ना, ज्वारीय ऊर्जा होगी, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ पीपीटी, जो कुछ छूटा होगा उसमें कर लेंगे ना।
यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए साहब। कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से, पेज पलट के देख लो, है ना। अब मैं बैठ के अब बताता हूँ, ठीक। देखना अभी कमिश्नर सर बोल रहे थे चलता नहीं, अभी चलेगा, देखना। सर से बोलूँगा सर ये लगाओ, बैठो आराम से पढ़ाओ। टाइड्स, ठीक। देखो ये ऐसा खाली रहता है, ऐसे भर जाता है, ऐसे टाइड आते हैं। पूरा खाली है, सब गायब हो जाएंगे ना। कोस्ट गार्ड आएंगे, बोलेंगे भैया आ जाओ वरना बह के चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसे आते हैं। जब कितना जगह खाली दिख रही है ना, पूरा भर जाता है, टाइड आता है तब। ये बीच है अपना जहाँ घूमते रहते हैं लोग, फिर जब आता है तो बुला लेते हैं। ये बता दिया, ये हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की तरफ लगता है और फ्यूगल बाहर की ओर। ये तो कितनी हाइट होती है, जो ऊपर खालिस्तान दिख रहा है ना, वो पूरा भर जाता है जब टाइड आता है ना। तो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्री तल के नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। जलवायु संबंधी प्रभाव, जैसे वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल में गति उत्पन्न होती है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन से फोर्स हो गए? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तीनों क्या लाते हैं आपके? ज्वार भाटा, ठीक। वो न्यू मून वाली स्थिति हो रही है, फुल मून वाली है ना, दोनों में क्या आएंगे आपके? हाई टाइड आएंगे। क्लियर? हायर हाई टाइड। ज्वार उत्पन्न करने वाले इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल, ठीक। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। उधर क्या लगेगा आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इधर क्या आ रहे हैं आपके? हाई दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, हाई टाइड। इसको हायर हाई टाइड बोलते हैं, और वो बहुत कम दिखेगा, उसको लोअर लो टाइड बोले, ठीक। अब ये कौन सी स्थिति हो गई? जब मून उधर चला गया तो सन का इधर कम लग पाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सन का कम है और मून का ज्यादा है, क्योंकि वो नजदीक है, इसलिए वहां क्या आएगा? हाई टाइड आएगा। ये देखो दूसरा सिस्टम कर लिया, पहले चलते नहीं थे यार। अब मैंने ऐसा कर लिया कि पहले खुद पढ़ाऊंगा फिर बता दिया करूंगा। दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ चंद्रमा चल रहा है, फिर सूरज के पास आगे देखना भी बढ़ जाएगा पूरा। वो देखो कितना बड़ा उभार आ गया, और जैसे उधर गया वो छोटा सा हो गया, ठीक। घूमना आप लोग भी ऐसे ही है ना। फिर आ गए ज्वार भाटा की उत्पत्ति, बता दिया था कैसे होता है। ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आती है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसका लग रहा है? मून का लग रहा है, ठीक। तो उधर उभार बन रहा है, और इसके अपोजिट में क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसको? उसको बैलेंस करने के लिए, तो एक बल आ जाता है, तो फिर दोनों तरफ क्या हो जाता है? बैलेंस बन जाता है आपका, है ना। प्रकार देख लिए थे हमने, इसको डेली नहीं है, ड्यूरिनल है ना। एक क्या होगा? अर्धदैनिक ज्वार, जब दिन में दो निम्न और दो हाई टाइड आए, दोनों की ऊंचाई कैसी होती है? समान होती है। दैनिक ज्वार में क्या होगा? एक उच्च एक निम्न, हाइट सेम, और मिश्रित में दो आएंगे, लेकिन उनकी ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट, कैलिफोर्निया वाला। स्प्रिंग टाइड बता दिया था क्या होगा? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होते हैं ना, जब सूरज चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में हो। और नीप में क्या होगा? सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल अलग लगेगा और चंद्रमा का दूसरी तरफ लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं निम्न ज्वार। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, तो हाई टाइड आएगा आपका, है ना, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, ठीक। वो हाई है, ये लो है। ये आपको पता होगा, उपभू अपभू, पेरिजी अपोजी,
अपसौर उपसौर भी होता है। पृथ्वी जब सूरज से सबसे निकटतम होती है तो उसको उपसौर बोलते हैं, सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर। ऐसे ही चंद्रमा भी तो होता है ना, चंद्रमा जब सबसे नजदीक होता है तो उसे उपभू बोलते हैं, पेरिजी, ठीक। और जब सबसे दूर होता है तो उसको अपोजी बोलते हैं, उपभू। तो जब चंद्रमा पास में रहेगा तो क्या होगा, हाई टाइड आएगा, और दूर रहेगा तो लो टाइड। ये हो गया, ठीक है। भाटा किसे कहेंगे, एब। जब समुद्री लहरें वापस चली जाती है तो उसको एब बोलते हैं, और जब आता है तो उसको ज्वार बोलते हैं या फ्लड बोलते हैं उसको, है ना। महत्व अभी बता दिया था, क्या होगा नेविगेशन में ना। और ज्वार भाटा तल छटों के विगाड़ यानी डिसिल्टेशन में मदद करते हैं। क्या करते हैं, जो भी गाद रहती है उसको वापस बहा के ले जाते हैं। और हम जैसे लोग जाते हैं तो क्या छोड़ के आते हैं वहाँ, बहुत गंदगी छोड़ के आते हैं, तो उसको भी ले जाते हैं। और वो किसके लिए हानिकारक है, मराइन इकोसिस्टम के लिए, है ना। एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये देखो कितने बुरे आदमी हमें ना, अपने भले के लिए जाते हैं लेकिन नुकसान दूसरों का कराते हैं, है ना। उनका भी तो जीवन है ना। और फिर इससे क्या होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है। और इनको कौन खाती, मछलियाँ खा लेते हैं, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक होता है वो चले जाता है, फिर उन्हीं को मछुआरे पकड़ के लाते हैं, उन्हीं को पकड़ के मछुआरे लाते हैं, फिर हम खाते हैं तो वो वापस हमारे अंदर ही आ रहा है। तो जो कर रहे हैं वो भर रहे हैं साथ में ना। देखो ऐसा पॉल्यूशन होता है अंदर, बहुत बहुत सारी मछलियाँ मर भी जाती हैं इनको खा खा कर, है ना। और फिर इसका टाइडल एनर्जी है ना, टाइडल एनर्जी जानते हैं, जहाँ भी टाइड आएगा वहाँ क्या करेंगे, ऐसा सिस्टम लगा देंगे ना, टरबाइंस लगा देंगे। जब लहरें आएंगी टरबाइंस को घुमाएंगे घुमाएंगे तो वो जनरेटर स्टार्ट हो जाएंगे और उससे करंट बनेगी और आपके पास आ जाएगी। लेकिन बहुत कम होता है। गुजरात में है, कांडला में है ना, और सुंदरबन में है। का नाम क्या है, देख लेंगे अभी ना। ये क्या करेंगे, आपके घूमेंगे, ठीक। आप लोग जाना। अच्छा एक क्वेश्चन है, देखते हैं ना, बताओ आंसर। महासागर और समुद्र में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तीनों पक्का सही है, तीनों है ना। जान आप लोग ऐसे है ना, और फिर घूमना, ठीक है। तो इसको कल पढ़ के आना है ना, कल क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं, ओके। ठीक है फिर।